डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बिल्कुल जन्मजात के गैम्बलर हैं। वो कूदना चाहते हैं अंदर ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन में, लेने के देने पड़ सकते हैं साहब। आप अमेरिकन ट्रूप्स को हार्म्स वे में डाल रहे हैं। तुलसी गैबर्ड ने कहा है कि मिसाइल थ्रेट अमेरिका को है। वो किससे है? रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान को तो फील्ड मार्शल साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने गोदी में बिठा दिया है साहब। टेररिज्म की वो बातें करते हैं, ईरानियन टेररिज्म, उनको पाकिस्तानी टेररिज्म सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस है, अंधे हैं साहब वो। क्योंकि उनको लगता है भारतीय मर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, नाली के कीड़े, गली के कुत्ते अश्वेत हैं, ये है वो है। महाविनाश का सायरन बजते बजते अचानक थम गया, लेकिन इसे डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक जीत की बजाय एक बड़ी हार की तरह देखा गया। जिस तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन ट्रंप ने खुद अपने हाथों से शुरू किया, उसे ऐन वक्त पर कदम और अपना साथ पीछे लेना, पीछे खींचना उनकी कमजोरी दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान के सख्त रुख और उसकी युद्धक तैयारियों के आगे ट्रंप को आखिरकार झुकना पड़ा, सीज फायर जैसी बातें करनी पड़ी। युद्ध की भीषण हुंकार भरने के बाद अचानक 5 दिनों के सीज फायर का ऐलान करना यह बताता है कि अमेरिकी सैन्य रणनीति ईरान के चक्रव्यूह में उलझ गई। अब आइए आपको सुनाते हैं ईरान की इस खतरनाक स्ट्रेटेजी पर मेजर जनरल जीडी बख्शी ने वन इंडिया से बात करते हुए पहले ही क्या कुछ बताया था। ईरान कैसे चकमा देगा यूएस को और ट्रंप को अपनी हैसियत कब याद आएगी। कि जो खबरें हम सुन रहे हैं जी कि वहां पे बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने का फैसला ले लिया गया है। वो ऐसे ही दुनिया को झांसे देते रहते हैं, झूठ फरेब, कभी कुछ बोलते रहते हैं। जहां हम, जो खबर मुझको आई है वेस्टर्न मीडिया से, उसके मुताबिक वो तैयारी के आदेश वो दे दिए गए हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के। मरीन शिप त्रिपोली जो है 31 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट, 2500 मरीन सैनिक वो आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू साहब ने इंटेलिजेंस दी है, टारगेट दी है कि साहब आप जो भी 400 450 केजी यूरेनियम है उसको हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं जाके कब्जा कर लेंगे। और वो जो है क्या कहते हैं, जो मिसाइल बैटरीज हैं, एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन बैटरीज, ईरान के तट पे उस पे हमला करने का शायद प्लान बन रहा है। और वो जो खर्ग आइलैंड को छीन लेने का प्लान बन रहा है। मुझे बताया गया है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताया है कि बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन होगा, हाई रिवॉर्ड, वेरी हाई रिस्क। जी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बिल्कुल जन्मजात के गैम्बलर हैं। वो कूदना चाहते हैं अंदर ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन में, लेने के देने पड़ सकते हैं साहब। हमने देख लिया है पहले क्या आपके हाल हुए हैं, क्या कहते हैं, इराक में, अफगानिस्तान, 20 साल आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड हमने देखे हुए हैं। आप अमेरिकन ट्रूप्स को हार्म्स वे में डाल रहे हैं। इसके चलते जो केंट साहब हैं, जो कि फॉर्मर ग्रीन बेरे हैं और जो कि काउंटर टेररिज्म के हेड थे अमेरिका में, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि साहब आई कांट इन कॉन्शियंस एग्री टू दिस। कोई थ्रेट नहीं थी हमको ईरान से, कोई थ्रेट नहीं थी हमको, इमीडिएट थ्रेट ईरान से, और ये बेवजह की लड़ाई है। तुलसी गैबर्ड ने कहा है कि मिसाइल थ्रेट अमेरिका को है। वो किससे है? रूस से, चीन से, नॉर्थ कोरिया से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान को तो फील्ड मार्शल साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने गोदी में बिठा दिया है साहब। टेररिज्म की वो बातें करते हैं, ईरानियन टेररिज्म, उनको पाकिस्तानी टेररिज्म सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस है, अंधे हैं साहब वो। क्योंकि उनको लगता है भारतीय मर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, नाली के कीड़े, गली के कुत्ते अश्वेत हैं, ये है वो है। तो ये हिपोक्रेसी है बड़े हाई दर्जे की। हाँ जी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि यूएस के 16 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं, इंक्लूडिंग 3 F-15 एंड K-135। और जो हम बात करें कि F-35 को भी ईरान ने निशाना बना लिया और उसको स्ट्राइक कर दिया सक्सेसफुली।
आपको लगता है कि F-35 को गिराना या मुश्किल है कि ईरान ने सच में किया या प्रोपेगेंडा है सर? नहीं, मुश्किल तो है। अब कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, ये तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है धड़ाधड़ दोनों साइड से। पहले कहा जा रहा था ईरान द्वारा कि हमने नेतन्याहू को मारकर खमैनी साहब की मौत का बदला ले लिया है। कल रात नेतन्याहू साहब पूरी दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो वो मतलब वो सही सलामत हैं, वो सेफ हैं। और इसके चलते ये पता कर पाना कि इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एज में कौन सा झूठ है, कौन सी एआई जनरेटेड इमेज है, ये कह पाना मुश्किल है। ये केवल सरकारों के पास खुफिया जानकारी होगी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से कुछ क्या कहते हैं अथॉरिटेटिव वे में कहना मुश्किल। जी सर, ये वॉर अभी पहले तो लग रहा था कि लोग जितने भी बेसेस है उस पे अटैक कर रहे हैं, चाहे ईरान की बात हो या यूएस भी अटैक कर रहा था। अभी क्या हो गया है कि पिछले 1-2 दिन से उन्होंने एनर्जी साइट्स को हिट करना शुरू कर दिया है और उसका असर भी हर जगह दिख रहा है। कतार के रिफाइनरी को भी हिट किया और यूएस ने, इजराइल ने भी ईरान की रिफाइनरी को हिट किया। और अभी अभी खबर आई कि भारत में जो पेट्रोल के प्राइसेस है, प्रीमियम पेट्रोल के प्राइस ₹2.35 बढ़ा भी दिया। तो ये असर तो लगता है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और ये वॉर भी पूरे तरीके से एक एनर्जी की वॉर बनती हुई नजर आ रही है। एनर्जी की वॉर है मेन साहब। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही की ओर ढकेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ये लड़ाई ने। इकोनॉमिक रुइन आपकी जो है, इन्फ्लेशन चढ़ती जा रही है, ये रिसेशन में बदल जाएगी अगर ये लड़ाई रोकी ना गई। भारत $138 प्रति बैरल पे तेल खरीद रहा है। कब तक सरकार इसको एब्जॉर्ब कर सकती है? मैं नहीं समझ रहा था कि ज्यादा देर कर पाएगी और आज ₹2 से ज्यादा दाम आपके बढ़ गए हैं। ₹60 से ज्यादा दाम आपके गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं। कतार की गैस जो है फैसिलिटी, जहां से कोई 45% हमको गैस आ रही थी, वो हिट हो गई है। कई महीनों ऑनलाइन नहीं होगी जी। कितने सारे आपके रिफाइनरीज हिट हो गए हैं, बुरे हाल कर दिए हैं साहब। और इस रेट पे अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, आप समझ लीजिए $200 के ऊपर भी तेल की कीमतें जाएंगी। फिर बजा लीजिएगा ताली डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीयर लीडिंग कर लीजिएगा, वाह वाह मेरे आका, क्या मारा क्या मारा। सत्यानाश कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमी का। जो कुछ कोविड की रिकवरी हुई थी, इनका बट्टा बिठा दिया है। और ना सिर्फ ऑयल और तेल और गैस का प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर 30% गल्फ से आ रहा। अभी आपने फसलें बोनी, ठीक है, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह, एशिया में फसलें बोनी थी, अफ्रीका में फसलें बोनी थी। अब जो फर्टिलाइजर के दाम है 42% बढ़ गए हैं अमेरिका में, यूरोप में भी चढ़ गए। ठीक है साहब, अब किसका फायदा हुआ है? क्या सोच के ये वॉर ऑफ चॉइस, ये बेवकूफ वॉर ऑफ चॉइस की गई थी, मुझे नहीं समझ आया। एक चीज निश्चित है, जो भी लड़ाई का अंजाम हो, अल्टीमेट फैसला हो, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिठा दिया है जी। और अगर वो समझते हैं कि उनकी इकोनॉमी बच गई है तो आई एम सॉरी, इट इज मिस्टेकन। उनकी अपनी इकोनॉमी भी अच्छी खासी चोट ले रही है। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है नवंबर में और उनको कोई दुनिया के ओपिनियन की परवाह नहीं, खासकर अश्वेत लोगों की कोई परवाह नहीं उनको है। वो अपने आप को व्हाइट सुप्रीमसिस्ट कहते हैं, तो लेकिन उनको अमेरिका के लोगों की परवाह करनी पड़ेगी कि थैंक गॉड अभी भी अमेरिका एक प्रजातंत्र है। चलिए अब आपको ट्रंप की पोस्ट के बारे में भी बताते हैं। जब ट्रंप ने इस सीज फायर जैसी घटना का ऐलान किया, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में हमारी शत्रुता के पूर्ण और समग्र समाधान के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत की। इन गहन, विस्तृत और रचनात्मक वार्ताओं के स्वरूप और लहजे को देखते हुए, जो कि पूरे सप्ताह जारी रहेंगी, मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया कि ईरानी ऊर्जा संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचनाओं पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए।
बशर्ते कि चल रही बैठकों और चर्चाओं का परिणाम सकारात्मक रहे। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप की ये घोषणा कि वे 5 दिनों तक ईरानी बुनियादी ढांचे पर कोई हमला नहीं करेंगे, ये दर्शाती है कि अमेरिका बंदूकों की जगह बातचीत की मेज पर समाधान खोजने के लिए मजबूर हो चला है। हालांकि ये शांति अभी बहुत कच्ची है क्योंकि ये केवल 5 दिनों के लिए है और पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि बंद कमरों में होने वाली चर्चाओं का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप का पोस्ट जो आया उसके बाद एक और दिलचस्प पहलू निकल कर आया और ये पहलू आता है ईरान की तरफ से। ईरान का कहना है कि हमारे और अमेरिका के बीच कोई बातचीत चल ही नहीं रही है। ये ट्रंप सिर्फ एक तरफा अपनी बात थोपते नजर आ रहे हैं। ये कोई इनकी चाल हो सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं। अब जिस तरह से ट्रंप ने इस वार्ता के लहजे को बहुत अच्छा बताया, उससे ये संकेत तो साफ मिलता है कि पर्दे के पीछे ईरान भी शायद कुछ बड़ी शर्तों पर बातचीत के लिए मान सा गया होगा ट्रंप के लहजे से। हालांकि ईरान ने साफ इनकार किया है, लेकिन ट्रंप का ये फैसला उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका है जो कि ईरान पर निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे। ये वही ट्रंप है जिन्होंने धमकी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान ने नहीं खोला तो 48 घंटों के भीतर ऐसा हमला करेंगे, ऊर्जा संयंत्रों को नाश कर देंगे ईरान के लिए। दरअसल ये ट्रंप की पुरानी आर्ट ऑफ द डील वाली कूटनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है, जहां वे पहले अत्यधिक दबाव बनाते हैं, फिर अचानक एक डील पेश करते हैं और उसके बाद ऐसा ही कुछ मंजर नजर आता है जो कि अब 5 दिन के सीज फायर वाली स्थिति में आप देखेंगे। इस फैसले से वैश्विक तेल बाजारों में उथल पुथल मचना तय है क्योंकि सप्लाई पर मंडरा रहा है एक भीषण खतरा, वो एलपीजी सप्लाई हो या फिर आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और दूसरी गैसेस। ट्रंप ने पेंटागन को जो निर्देश दिए वे स्पष्ट करते हैं कि अमेरिकी सेना अब स्ट्राइक मोड से स्टैंड बाय पर आ चुकी है। ये 5 दिन दुनिया के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसे हैं क्योंकि अगर बातचीत विफल हुई तो विनाश पहले से कहीं ज्यादा आपको नजर आएगा, भयानक नजर आएगा। ट्रंप ने चतुराई से पूरी जिम्मेदारी ईरान के कंधों पर डाल दी। अगर चर्चा सकारात्मक नहीं रही तो मिसाइलें तेहरान की ओर बढ़ने में देरी नहीं लगेगी। फिलहाल मानवता के लिए राहत की सांस है क्योंकि बारूद के ढेर पर गिरने वाली चिंगारी को ट्रंप ने अस्थायी रूप से बुझा दिया। अब सबकी निगाहें उन बैठकों पर है जहां दुनिया का भविष्य लिखा जाना है। दिलचस्प बात तो ये आपको फिर बता दें कि ईरान ने इन सभी बातचीत को नकारा है। उन्होंने पोस्ट को नकारा है कि हमारी ट्रंप से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि सीज फायर जैसी स्थिति बने। ये सिर्फ एक तरफा षड्यंत्र है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। चलिए अब आपको ले चलते हैं भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट, जहां से नरेंद्र मोदी का वो भाषण जिसका इंतजार पूरे देश को था, एलपीजी पर, पेट्रोल पर और अन्य गैसेस पर। क्या बता रहे प्रधानमंत्री, कब तक ये किल्लत दूर हो जाएगी और भारत कितना तैयार है, जरा सुनिए। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। वहाँ समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज
दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहाँ काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहाँ गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहाँ भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते 1 दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने
बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। और अंत में बात न्यूयॉर्क के उस विमान हादसे की जिसने आज पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। एक ट्रक से टक्कर, उसके बाद विमान की नाक टूट जाना। 100 यात्रियों का क्या हुआ और मौतों की संख्या कितनी रही, देखिए भयानक वीडियो और जानिए क्या थे हालात। न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर सोमवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विमान हादसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। मॉन्ट्रियल से उड़ान भरकर न्यूयॉर्क पहुंचे एयर कनाडा एक्सप्रेस CRJ 900 विमान की रनवे पर खड़े एक दमकल ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब खराब मौसम और घने कोहरे के बीच विमान लैंडिंग के बाद गेट की तरफ बढ़ रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट रनवे पर मौजूद उस ट्रक को नहीं देख सका और देखते ही देखते विमान का अगला हिस्सा ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान की नोज बुरी तरह तबाह हो गई और प्लेन में सवार करीब 100 यात्रियों की जान पर बनाई। हालांकि यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन ट्रक में मौजूद 4 दमकल कर्मी इस हादसे में लहूलुहान हो गए हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस भयानक टक्कर के बाद पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत ग्राउंड स्टॉप जारी कर सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो फायर ट्रक रनवे के बीचों बीच क्या कर रहा था और इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है और मलबे को हटाने का काम जारी है। तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए था जरूरी। तमाम बड़ी अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.